दोस्तों, बहुत से लोग कई दिनों से ये चाह रहे थे कि मैं कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर करूं इकोनॉमी पैरामीटर के थ्रू। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के टेन्योर की। 2004 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.92% थी। 2005 में भी 7.92% थी। 2006 में 8% थी। 2007 में 7.6% थी। 2008 में 3.09% थी। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ग्रोथ रेट गिरी थी। 2009 में जीडीपी ग्रोथ रेट रिकवर हुई 7.86% के साथ। 2010 में 8.5%, 2011 में 5.24%, 2012 में 5.4%, 2013 में 6.39% थी जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की। अब बीजेपी की टेन्योर की बात करते हैं तो 2014 में जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की 7.4% थी। 2015 में 8, 2016 में 8.2%, 2017 में 7%, 2018 में 6.1% और 2019 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% थी। बहुत से लोग एक्चुअली अपोजिशन कहती है कि बीजेपी ने जीडीपी ग्रोथ रेट के कैलकुलेशन में हेरफेर किया। कांग्रेस के टाइम कैलकुलेशन करने का तरीका सही था, पर बीजेपी ने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के चक्कर में जीडीपी के कैलकुलेशन करने के तरीके को ही बदल दिया। तो देखा जाए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कांग्रेस को सही बोल रहे हैं तो कुछ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के कैलकुलेशन करने के तरीके पे सवाल भी उठाया था, पर 2018 आते आते ये मामला भी ठंडा हो गया, क्योंकि न्यू कैलकुलेशन से भी भारत की ग्रोथ रेट गिर रही थी। तो कांग्रेस ने कैलकुलेशन के तरीके की बात पीछे छोड़ दी और बीजेपी को इकोनॉमी पे टारगेट करने लगी, जिससे अभी तक भारत के लोग कंफ्यूज हैं कि पिछला कैलकुलेशन का तरीका सही था या न्यू कैलकुलेशन वाला तरीका सही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस फिगर पे भरोसा करें। तो मैं बोलूंगा कि आप इस डाटा पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करती है, इसीलिए आपको वर्ल्ड बैंक के डाटा और भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को भी मिलेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट के कंपैरिजन की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को आप लगभग एक बराबर मान सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बीजेपी 1 पॉइंट नहीं, एक्चुअली 3 पॉइंट में कांग्रेस से बेहतर है। और वो 3 पॉइंट है इन्फ्लेशन, स्कैम और लोन डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इसके कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। 2004 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 3.82% था। 2005 में 4.4%, 2006 में 6.7%, 2007 में 6.2%, 2008 में 9.09%, 2009 में 12.3%, 2010 में 10.53%, 2011 में 9.5%, 2012 में 10% और 2013 में इन्फ्लेशन रेट 9.4% था। बीजेपी के टेन्योर की बात करें तो 2014 में इन्फ्लेशन रेट 5.8% था। 2015 में 4.9, 2016 में 4.5, 2017 में 3.6, 2018 में 3.4 और 2019 में इन्फ्लेशन रेट 4.54% था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के समय इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, पर वहीं बीजेपी के समय इन्फ्लेशन, महंगाई कम हुई है। भारत का इन्फ्लेशन रेट पिछले कुछ सालों में 3 से 5% के बीच में है, और यह माना गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन रेट 3 से 5% के बीच होना चाहिए। पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, प्याज इतना महंगा हो गया है, महंगाई कम का हुई है। तो देखो, प्याज टमाटर सीजनल फूड होते हैं, कुछ सीजन में प्राइस ज्यादा होती है तो कुछ सीजन में कम, प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है। रही बात पेट्रोल की, तो आप इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा थी, तो भारत में भी पेट्रोल की प्राइस ज्यादा थी। पर बीजेपी के समय क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है, पर फिर भी भारत में पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हुई है। पर आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेले क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट भी पेट्रोल की प्राइस में इन्वॉल्व रहती है। तो आपको दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए, तो दिल्ली वाले खुश हो गए, पर शायद उन्हें यह पता नहीं होगा कि दिल्ली सरकार पहले उनसे ज्यादा टैक्स लिया करती थी पेट्रोल डीजल पे, अब कम ले रही है। स्कैम की बात ना ही करे तो बेहतर है, कोई बेवकूफी कांग्रेस को इस बात पे डिफेंड करेगा। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के समय कितना स्कैम हुआ है। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था, कभी 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, ना जाने कितने स्कैम हुए हैं कांग्रेस के टेन्योर में। वैसे मैंने इस पे डिटेल से एक वीडियो बनाया है कि देश में अभी तक कितने स्कैम हुए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ पे भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखेगा जरूर, आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आप भारत में अब तक हुए टोटल स्कैम की अमाउंट जानेंगे। स्कैम के कारण से ही मुझे मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है। भले ही मनमोहन सिंह ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, देश को 2 बार इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर भी निकाला है, पर एज अ पीएम वो फेल्ड साबित हुए। वो इसलिए कि इतने एजुकेटेड ग्रेट इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद इनको पता ही नहीं चला कि देश में इतने स्कैम हो रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी के टाइम भी स्कैम हुआ है, राफेल स्कैम हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि राफेल की डील में कहीं से भी स्कैम प्रूफ नहीं हुआ है। आप खुद ही सोचो, जब कांग्रेस ने पेपर पे राफेल की डील ही नहीं साइन की है, तो उस डील से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कांग्रेस का इलेक्शन के समय, जो लोगों ने खुद ही समझ लिया। और अब एक और स्कैम सुनने में आ रहा है, पीएम केयर्स फंड का।
तो इसका जवाब भी आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से पीएम केयर फंड की पूरी इंफॉर्मेशन मांगी है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में खूब लोन बांटा है, इस तरीके से लोन बांटा है कि मैं क्या बताऊं। और पता नहीं लोन देते समय किस तरीके से कंपनी की डिटेल चेक की गई है कि उसमें से ज्यादातर कंपनीज डिफॉल्टर निकल गई हैं। और कांग्रेस के दान देने के चक्कर में भारत का एनपीए बढ़ गया है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूं तो बैंक जो लोन कंपनीज को देती है, उस लोन अमाउंट को कंपनीज चुका नहीं पाती है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेती है। तो जो लोन अमाउंट फंसा हुआ रहता है उसे एनपीए बोलते हैं। 2014 के बाद से जब बीजेपी सरकार ने एनपीए को इतना बड़ा देखा तो बैंक को बोला कि लोन रिकवर करे, और जब बैंक लोन रिकवरी के लिए पहुंची तो कंपनीज ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। आपने देखा ही होगा कि पिछले 4 से 5 सालों में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई हैं। कंपनीज चलाने का कोई विजन और आइडिया था नहीं इनके ओनर्स के पास, बस बैंक के पैसे लेकर घूम रहे थे और बैंक दोनों हाथों से पैसा लुटा रही थी। तो ये पुराना पाप है जो अभी सता रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2015 तक भारत का टोटल एनपीए 2,79,016 करोड़ रुपीस था और मार्च 2018 तक ये बढ़ के 8,95,601 करोड़ रुपीस हो गया था। फिर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म के चलते 30 सितंबर 2019 तक भारत का एनपीए 7,27,296 करोड़ रुपए हो गया। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये बीजेपी सरकार की गलती है, कांग्रेस की नहीं। बीजेपी ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, माल्या को भगा दिया। तो ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी बोल रहे हैं। सितंबर 2018 में रघुराम राजन जी ने पार्लियामेंट्री पैनल में ये बोला था कि मोस्ट बैड लोन फ्रॉम यूपीए एरा, बैंक्स टू ब्लेम फॉर एनपीए क्राइसिस। मतलब देश में अभी इस समय जितना भी बैड लोन एनपीए है उसमें से अधिकतर लोन यूपीए के समय दिया गया था। रघुराम राजन जी ने डेट भी बताई है कि 2006 से 2008 के बीच बहुत से बैड लोन दिए गए थे जो आगे एनपीए बन गए। एनपीए के ज्यादा होने से भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर दिख रहा है, क्योंकि जिन बैंकों ने लोन दिया था उसमें से ज्यादातर बैंक सरकारी बैंक है। तो ये पुरानी गवर्नमेंट की गलतियां थी जिसे अभी सुधारा जा रहा है। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार के पास इतना पैसा है, इतना टैक्स है, कहाँ जा रहा है? यहीं जा रहा है। देश में सरकारी बैंक ना डूबे इसीलिए उनके एनपीए को कम किया जा रहा है, जिससे बैंकों के ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना है। बहुत से लोगों ने मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन वाली वीडियो देखी और बोला कि कांग्रेस के समय में इसलिए कम रोड और हाईवे बने थे क्योंकि उस समय उनके पास पैसा नहीं था। तो जरा सोचो कि अगर लोन अमाउंट और स्कैम के पैसों को सही जगह लगाया गया होता तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस बीजेपी से आगे होती। और अगर कांग्रेस अपने टेन्योर में इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करती, स्कैम को होने से रोकती और उटपटांग लोन न बांटती तो आज इकोनॉमी के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे होती। पर ये चीजों को कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि बीते 6 सालों में बीजेपी से कोई गलती नहीं हुई है। बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बीच का टाइम गैप। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों बहुत बेस्ट पॉलिसीज हैं, पर यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए डेंजर साबित हो गई। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 8 महीने का था। डीमोनेटाइजेशन होने से इंडियन मार्केट अफेक्ट हुआ और धीरे धीरे रिकवर कर ही रहा था कि 8 महीने के बाद बीजेपी सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे इसका बुरा असर देखने को मिलने लगा और इन दोनों पॉलिसीज के कारण भारत की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। बहुत से बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर बीजेपी सरकार को डीमोनेटाइजेशन लाना था तो उसे जीएसटी को कम से कम 3 से 5 साल बाद लाना चाहिए था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और कुछ का मानना था कि बीजेपी को डीमोनेटाइजेशन लाना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। आरबीआई के पास 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए थे, तो बीजेपी सिर्फ जीएसटी लाती तो ठीक रहता। देखो, मैं किसी भी इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो आप लोग उसे पॉलिटिकल एंगल से जोड़ देंगे कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो बीजेपी को गलत बोलेगा, और अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कांग्रेस को गलत बोलेगा, भले ही वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। एक गलती बीजेपी सरकार से ये हुई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रॉन्ग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर गया। एक्चुअली बीजेपी सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी कि अप्रैल 2017 से देश में सिर्फ BS4 की गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, BS3 की गाड़ियां भारत में नहीं बनेंगी। इसके बाद साल 2017 में आपको याद होगा कि BS3 की गाड़ियां हाफ रेट में बिक रही थी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना पुराना माल हटा रही थी और न्यू BS4 इंजन मॉडल की गाड़ियां बनाने में लग गई थी। तो यहां तक तो पॉलिसी ठीक थी, क्योंकि BS3 से BS4 की बात 3-4 साल से चल रही थी और ऑटोमोबाइल कंपनी भी इसके लिए तैयार थी। पर फिर कुछ टाइम बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी कि नेशन वाइड अप्रैल 2020 से BS6 इंजन मॉडल की गाड़ियां बनेंगी, साथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी प्रमोट करने की बात कर रही थी। तो इसका असर ये हुआ कि लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा कि जब BS6 और इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आएंगी तब खरीदेंगे। साथ में भारत में एनपीए भी बढ़ा हुआ था,
जिससे एनबीएफसी क्राइसिस देखने को मिला, जिससे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास गाड़ियों के लोन देने तक के लिए पैसे नहीं थे। इससे ये हुआ कि BS4 की गाड़ियों की सेल्स कम होने लगी, फिर उससे प्रोडक्शन कम होने लगी और धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरने लगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी इम्पैक्ट देखने को मिलने लगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 7.1% का है। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इंडिया के एक्सपोर्ट में 4.3% कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का और लगभग 22% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में भी डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। वैसे बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगी। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो आज तक डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के लिए सरकार को कोस रहे होंगे। एक्चुअल में इकोनॉमी डाउनफॉल के पीछे एनबीएफसी क्राइसिस, एनपीए राइज और ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउनफॉल होने की वजह ज्यादा है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से भी इम्पैक्ट पड़ा है, पर इन तीनों से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी बीजेपी अभी तक फेल साबित हुई है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोरोना से पहले 6.1% था। 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी भारत में। जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ रही है उतनी तेजी से देश में नौकरियां नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है बीजेपी सरकार को। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए बीजेपी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा और साथ में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करना होगा, जिससे देश में बहुत नौकरियां पैदा होंगी। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो कांग्रेस के टाइम 2 बार क्राइसिस की सिचुएशन आई है, साल 1991 में और 2008 में। 1991 में आई क्राइसिस की जिम्मेदार खुद कांग्रेस थी, क्योंकि उस समय भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया था। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा कुछ करता था नहीं, इंपोर्ट किया जा रहा था, जिससे भारत के पास सिर्फ 2 वीक लायक फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। 2008 की बात करें तो अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके कारण दुनिया भर के ज्यादातर देशों में क्राइसिस देखने को मिला था। भारत में भी फाइनेंशियल क्राइसिस ने दस्तक दे दी थी और इन दोनों क्राइसिस सिचुएशन से एक इंसान ने देश को बाहर निकाला और वो इंसान है मनमोहन सिंह जी। इसीलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ। भले ही ये अच्छे प्रधानमंत्री साबित ना हुए हों, पर इनसे अच्छा इकोनॉमिस्ट अभी इस समय भारत में कोई भी नहीं है। बीजेपी के टाइम भी अब क्राइसिस ने दस्तक दे रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि कोरोना से पहले ही भारत में क्राइसिस आ गई थी, तो ऐसा नहीं है। 2019 में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला था, क्राइसिस नहीं। क्राइसिस की सिचुएशन कोरोना के बाद पैदा हुई है, तो देखना है कि बीजेपी सरकार इसे कैसे हैंडल करती है। मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार को मनमोहन सिंह जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट है और इस सिचुएशन में देश को इनके एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है और मनमोहन सिंह जी को भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि देश तो सबका है। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने जहां बीजेपी की तारीफ करी होगी वहां कुछ लोग मुझे भक्त बोलेंगे, जहां कांग्रेस की तारीफ कर दी होगी वहां कुछ लोग मुझे चमचा बोलेंगे। कुछ बेवकूफ इंसानों की वीडियो देख के आजकल हम लोग भक्त चमचे में ही फंस के रह गए हैं। लोग हर चीज में पॉलिटिकल एंगल देखने लगे हैं। पॉलिसीज क्या है इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है और यही इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में कुछ अच्छे काम किए थे तो कुछ गलतियां भी हुई थी, वैसे ही बीजेपी भी अपने टाइम में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। उसमें से कुछ चीजें सही हो रही हैं तो कुछ गलत हो जा रही हैं। हमें हर चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं है, हमें एजुकेशनल वाइज देखना चाहिए। देखो, क्रिटिसाइज करना जरूरी है और वो आपका राइट है, पर हर चीज पे क्रिटिसाइज करना बेवकूफी होती है। मेरे इतने समझाने, प्रूफ दिखाने, फिगर डाटा दिखाने के बाद भी कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे तो मत मानो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि लड़ने और किसी को गलत बोलने से अच्छा है बातों को समझो और अपने से उसके बारे में पढ़ो।